कोलेट्रल, कोलेट्रल मतलब जमा कराना, कोलेट्रल, कोलेट्रल मतलब जमा कराना। ठीक है। इकोनॉमिक्स प्लस पशुपालन का अर्थशास्त्र, पशुपालन का अर्थशास्त्र मतलब पशुधन एक बीमा की तरह काम करता है, शीघ्र नकद राशि उपलब्ध कराता है, रोजगार को सुनिश्चित करता है, पोषण को सुनिश्चित करता है और कृषि क्षेत्र के लिए पूरक का कार्य करता है। नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट, राष्ट्रीय आय और उत्पाद, वस्तु और सेवाएं। अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था क्या है? व्हाट इज एन इकोनॉमी? अर्थव्यवस्था कोई भी एक भौगोलिक क्षेत्र होती है जिसमें उपलब्ध आर्थिक संसाधनों से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है तथा उनका वितरण लोगों में किया जाता है ताकि उनकी आवश्यकताएं पूरी की जा सके। अर्थव्यवस्था की अवधारणा को एक चित्र द्वारा समझाया जा सकता है। रिसोर्सेज, लैंड, मशीन्स, मैन पावर, etc। रिसोर्सेज जब अधिक रिसोर्स होंगे तो गुड एंड सर्विस भी अधिक देंगे, गुड एंड सर्विस भी अधिक देंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा तो पीपल को वेलफेयर ज़्यादा मिलेगा। मेजर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब छोटे स्तर पर, मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि मतलब बड़े स्तर पर। माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र किसी एक आर्थिक एजेंट का अध्ययन किया जाता है। इट इज़ द स्टडी ऑफ वन इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट, फॉर एग्जाम्पल वन कंज्यूमर, वन प्रोड्यूसर, etc। मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का समग्र अध्ययन किया जाता है। द एग्रीगेट स्टडी ऑफ द होल इकोनॉमी, एग्जाम्पल GDP, एम्प्लॉयमेंट रोजगार, इन्फ्लेशन, etc। मुद्रास्फीति। सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट, राष्ट्रीय आय और उत्पाद की कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं। फर्स्ट, GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के समग्र योग को GDP कहते हैं। GDP इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। GDP की उपयुक्त परिभाषा को ध्यान में रखते हुए इसकी मुख्य बातों को निम्न बिंदुओं द्वारा प्रकट किया जा सकता है। द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ GDP कैन बी गिवन एज फॉलोज। GDP में केवल उसी उत्पादन को ध्यान में रखा जाएगा जो देश की घरेलू सीमा में हुआ हो। ओनली दैट प्रोडक्शन विल बी इंक्लूडेड इन GDP विच इज टेकिंग प्लेस विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। डायग्राम। डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर विदेशी भी अपने सामानों से उत्पादन कर सकते हैं और भारतीय GDP, भारतीयों का उत्पादन ए और विदेशियों का उत्पादन बी। GSTP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और DDP, डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सेकेंड, GDP की गणना में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की ध्यान में रखा जाता है, कारण ताकि दोहरी गणना डबल काउंटिंग से बचा जा सके। इन द कैलकुलेशन ऑफ GDP, द प्रोडक्शन ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज इंक्लूडेड रीजन टू अवॉइड डबल काउंटिंग। जैसे गेहूँ, व्हीट 10 रुपये, फिर आटा, फ्लोर 12 रुपये, ब्रेड 20 रुपये। इसमें मध्यवर्ती इंटरमीडियरीज फाइनल रेट अंतिम 20 रुपये। मूल्य संवर्धन वैल्यू एडिशन 10 रुपये, यहाँ तक की वैल्यू एडिशन प्लस 2 रुपये
प्लस 8 रुपये, टोटल 20 रुपये, फाइनल भी 20 रुपये, मूल्य वैल्यू 12, मूल्य संवर्धन 8 और संवर्धन में ट्रेडिशन जोड़ना। यह ध्यान देने योग्य है कि यदि अंतिम वस्तुओं या सेवाओं के बजाय सभी वस्तुओं और सेवाओं को जीडीपी की गणना में सम्मिलित करना है तो इसका एक विकल्प यह हो सकता है कि अलग अलग उत्पादन की अवस्थाओं पर किए जाने वाले मूल्य संवर्धन वैल्यू एडिशन को आपस में जोड़ लिया जाए। इफ़ होल गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी देन देयर इज एन ऑप्शन ऑफ गेटिंग टोटल ऑफ ऑल वैल्यू एडिशंस व्हिच हैव been done at various stages of production of goods and services. Goods, domestic product, सकल घरेलू उत्पाद, जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डीडीपी डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बी विदेशी उत्पादन और ये भारतीय उत्पादन। नोट, इंडिया adopted this method of GDP estimation in 2015 under SNA 228। भारत के द्वारा 2015 में जीडीपी के अनुमान के लिए SNA 2008 के अंतर्गत इस विधि को लागू किया गया है। What is the change in method of GDP estimation after 2015? SNA system of national accounts, GVA gross value addition, GDP must be related with a time period which is usually a year। जीडीपी को एक समयावधि से जोड़ा जाना चाहिए जो कि सामान्यतः 1 वर्ष होता है। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम अर्न एब्रॉड, विदेशों में अर्जित निवल साधन आय। ए मतलब भारतीय साधनों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, फॉरेन इनकम अर्नड बाय इंडियन फैक्टर्स। माइनस बी विदेशी साधनों द्वारा भारत में अर्जित आय, फैक्टर इनकम ऑफ फॉरेनर्स अर्नड इन इंडिया। इस प्रकार जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस ए माइनस बी। इफ़ ए माइनस बी कॉन्स्टेंट तो जीडीपी बढ़ेगा तो जीएनपी भी बढ़ेगा, जीडीपी घटेगा तो जीएनपी भी घटेगा। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडियन अनिवासी भारतीय, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट निवल राष्ट्रीय उत्पादित, एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन मतलब मूल्यह्रास या अपकर्ष या मशीनों की गिरावट का अनुमानित मूल्य, एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बराबर एनएनआई या एनआई साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, या एनएनआई नेट नेशनल इनकम निवल राष्ट्रीय आय, निवल राष्ट्रीय आय या एनआई नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय बराबर एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, एनपी बराबर मार्केट प्राइस, जीडीपी बराबर जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी बराबर जीएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी बराबर एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनआई बराबर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट या एनआई बराबर एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। फैक्टर कॉस्ट साधन लागत, साधनों को जो भुगतान होता है पेमेंट टू फैक्टर्स, जिससे लेबर श्रम को वेजेज मजदूरी मिलता है 2 रुपये, कैपिटल पूंजी इंटरेस्ट ब्याज पर 1 रुपये, वेल्डिंग भवन रेंट, भवन पर मिलता है रेंट भाड़ा 1 रुपये, रॉ मटेरियल्स पर कॉस्ट लागत 3 रुपये, जमा रिस्क जोखिम पर प्रॉफिट लाभ 3 रुपये, टोटल फैक्टर कॉस्ट 10 रुपये, कुल साधन लागत जीएसटी एट द रेट 10% प्लस ₹1 तो मार्केट प्राइस इज 11 रुपये और टोटल फैक्टर कॉस्ट ₹10 बट सब्सिडी एट द रेट 10% ₹1 तो फैक्टर कॉस्ट में से -1 रुपये तो 9 रुपये। पीसीआई पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय या पीसीआई पर कैपिटा इनकम बराबर पीसीआई बराबर एनआई बट्टा पॉपुलेशन, नेशनल इनकम बट्टा पॉपुलेशन जनसंख्या, पीसीआई बराबर एनआई बट्टा पॉपुलेशन, जीडीपी मार्केट प्राइस बाजार कीमत,
टैक्स जुड़े रहते हैं। जीडीपी एट मार्केट प्राइस, बाजार कीमत से टैक्स जुड़े रहते हैं। जैसे 100 रुपये का कोई सामान हुआ जिसमें से 10 रुपया टैक्स, 90 रुपया फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर इनकम, बिकॉज फैक्टर कॉस्ट नहीं होता है, टैक्स जुड़े रहते हैं तो फैक्टर कॉस्ट नहीं होता है। छठा, रियल जीडीपी जीएनपी ईटीसी, वास्तविक रियल। इफ जीडीपी जीएनपी ईटीसी आर कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट प्राइस देन द टर्म ऑफ रियल इज अप्लाइड बिफोर देम। यदि जीडीपी जीएनपी आदि को स्थिर मूल्यों पर निकाला जाता है तो उनके आगे वास्तविक रियल शब्द का प्रयोग किया जाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस ईयर इज यूज्ड इन ऑर्डर टू मेक प्राइसेज कांस्टेंट। आधार वर्ष की अवधारणा का प्रयोग मूल्य को स्थिर करने के लिए किया जाता है। द कांस्टेंट प्राइसेज गिव रियल आइडिया अबाउट द स्टेटस ऑफ प्रोडक्शन। आधार वर्ष की अवधारणा उत्पादन की स्थिति की वास्तविकता को दिखाती है। नोट पॉइंट, वर्तमान में भारत में 2011 से 12 को आधार वर्ष के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। 2015 बेस ईयर 2015 लिया गया था। Presently in India, the year 2011 to 12 is being used as base year since 2015. 2022 and 23 क्वांटिटी प्राइस जीडीपी, क्वांटिटी 10, प्राइस 10 और जीडीपी 100, और बेस ईयर पर लेंगे तो 5 यानी 50, और 2023 to 24 क्वांटिटी 10, प्राइस 10, प्राइस 20, महंगाई बढ़ा तो प्राइस 20, जीडीपी फिर टोटल हो जाएगा 20 दूनी 10 यानी 200, और कांस्टेंट प्राइस पर 11 और 12 के बीच के लेंगे तो 5, तो टोटल मतलब महंगाई ऐसे नहीं हो रही, स्थिर है। नेशनल जीडीपी, नेशनल मतलब इसका प्राइस बढ़ा है बट क्वांटिटी मतलब उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं है। नेशनल जीडीपी जीएनपी ईटीसी, इफ जीडीपी जीएनपी ईटीसी आर कैलकुलेटेड एट करेंट प्राइस, चालू कीमत पर, देन द टर्म ऑफ नॉमिनल इज यूज्ड बिफोर देम। यदि जीडीपी जीएनपी आदि को प्रचलित या चालू मूल्य पर निकाला जाता है तो उनके आगे नॉमिनल शब्द का प्रयोग किया जाता है। कीनेजियन इकोनॉमिक्स, किन्स का अर्थशास्त्र, नॉमिनल मतलब नाम मात्र का होता है। किन्स का अर्थशास्त्र फर्स्ट, देश का जीडीपी और रोजगार समग्र मांग एग्रीगेट डिमांड पर निर्भर करता है। देश का जीडीपी और रोजगार समग्र मांग पर निर्भर करता है। द जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड ऑन द एग्रीगेट डिमांड। दूसरा, समग्र मांग की संरचना निम्न प्रकार होती है। द फ्लोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड बराबर सी, एडी बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एग्रीगेट डिमांड बराबर कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। हेयर एडी बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। हेयर यहाँ पर सी मतलब कंजप्शन, उपभोग। कंजप्शन इज एन एक्सपेंडिचर फॉर गेटिंग सेटिस्फैक्शन। उपभोग संतुष्टि प्राप्त करने के लिए किया जाए उपभोग संतुष्टि प्राप्त करने के लिए किया गया खर्च होता है। अकॉर्डिंग टू कीनेजियंस, द लेवल ऑफ कंजम्पशन पॉजिटिवली डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ इनकम एक्सेप्ट अ मिनिमम बेसिक लेवल ऑफ कंजप्शन। केन्स के अनुसार एक न्यूनतम स्तर को छोड़कर उपभोग आय पर सकारात्मक रूप से निर्भर करता है। उपभोग स्ट्रक्चर डायग्राम देख लेते हैं। उपभोग सेविंग मतलब बचत और डिसेविंग मतलब बचत। उपभोग कंजप्शन, ये कंजप्शन लाइन, इनकम ये पॉजिटिव रिलेशन, मतलब मिनिमम स्तर को छोड़कर अगर हम आय बढ़ेगा तो उपभोग भी बढ़ेगा, उपभोग बढ़ेगा तो आय भी बढ़ेगा, मिनिमम स्तर को छोड़कर। अकॉर्डिंग टू कीनेजियन, चेंज इन कंजम्पशन इज लेस देन द चेंज इन इनकम बिकॉज पीपल सेव अ पार्ट ऑफ इट। केन्स के अनुसार उपभोग में परिवर्तन आय में परिवर्तन की तुलना में कम होता है। केन्स के अनुसार
उपभोग में परिवर्तन आय में परिवर्तन की तुलना में कम होता है, क्योंकि लोग आय की कुछ भाग को बचत कर लेते हैं। सेकेंड है आय मतलब इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश। इन्वेस्टमेंट इज एन एक्सपेंडिचर फॉर एक्सपेंशन इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, इट इज एन एक्सपेंडिचर टू बी डन ऑन सच थिंग्स एज मशीन्स, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग्स etc। निवेश, निवेश एक खर्च होता है जो उत्पादन क्षमता के विस्तार के लिए किया जाता है, और यह मुख्य रूप से मशीनों, उपकरणों, भवनों आदि पर किया जाता है। निवेश, निवेश ब्याज दर पर निर्भर करता है, निवेश ब्याज दर पर निर्भर करता है, लेकिन यह उसके साथ नकारात्मक रूप या विपरीत रूप से जुड़ा होता है। जैसे अगर हम कोई भी रेट्स बढ़ाएंगे तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, रेट्स इंक्रीज इन्वेस्टमेंट डिक्रीज, मतलब विपरीत संबंध होता है। और रेट्स को घटाएंगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। जैसे 5% ब्याज दर पर 5% ब्याज दर पर 1,000 करोड़ का निवेश, और 12% ब्याज दर पर 300 करोड़ का निवेश, और 15% ब्याज दर पर 100 करोड़, मतलब कि हम परसेंटेज बढ़ाएंगे रेट्स का तो निवेश कम होगा। थर्ड, जी बराबर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी खर्च। सरकारी खर्च में कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में कैपेक्स, कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब पूंजीगत खर्च कैपेक्स। एक्स बराबर एक्सपोर्ट निर्यात, एक देश की घरेलू वस्तुओं और सेवाओं पर विदेशी निवासियों द्वारा किया जाने वाला खर्च एक्सपोर्ट कहलाता है। इंपोर्ट, इंपोर्ट मतलब आयात, घरेलू निवासियों द्वारा विदेशी वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च आयात कहलाता है। किन्स के अनुसार एक न्यूनतम स्तर को छोड़कर आयातों का स्तर जीडीपी के स्तर पर निर्भर करता है। डायग्राम, AD बराबर C+I+G+X-M, AD मतलब जीडीपी, जीडीपी को ही एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। इम्पोर्ट लाइन, आयात और जीडीपी पे का डायग्राम में मिनिमम स्तर को छोड़ के आयात भी जीडीपी पर निर्भर करे छे। अगर जीडीपी बढ़ेगा तो आयात खुद बढ़ेगा, आयात बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा ही। यदि कोई राष्ट्र आयात निर्यात नहीं करता है तो उसे बंद अर्थव्यवस्था या क्रूसो अर्थव्यवस्था कहते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं, या 3 सेक्टर इकोनॉमी कहते हैं। AD बराबर C+I+G त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था कहलाती है, क्योंकि इसमें समग्र मांग निम्न प्रकार होती है। AD बराबर C+I+G। फोर्थ है, यदि कोई देश आयात निर्यात करता है तो उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं या 4 सेक्टर इकोनॉमी भी कहते हैं। जैसे AD बराबर C+I+G+X-M, X-M को नेट एक्सपोर्ट NX, स्लो डाउन, रिसेशन, मेल्ट डाउन, सम इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स, कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक समस्या। जैसे स्लो डाउन जीडीपी की ग्रोथ रेट, वृद्धि दर या संवृद्धि दर, जीडीपी की ग्रोथ रेट कम होने लगती है, हालांकि वह सकारात्मक रहती है, अर्थात स्लो डाउन में जीडीपी पहले की तुलना में कम वृद्धि दर से बढ़ता है। एग्जाम्पल में जैसे T1, T2, T3, T1 में 100 रुपये, T2 105 रुपये और T3 108 रुपये में जीडीपी बढ़ रहा है, बट ग्रोथ रेट में 100 और 105 के बीच 5% और 105 और 108 के बीच 3%, मतलब बढ़ तो रहा है पॉजिटिव, लेकिन डिक्रीज हो रहा है। जीडीपी डायग्राम, जीडीपी उधर टाइम टू T0, जीडीपी कॉज स्लो डाउन वक्र, एक्सीलरेशन, कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन
यदि ग्रोथ रेट किसी भी तिमाही में, यदि कॉन्ट्रैक्शन मतलब यदि ग्रोथ रेट किसी भी तिमाही में पहली बार नकारात्मक हो जाती है तो इसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन जैसे 2023-24 में क्वार्टर फर्स्ट, क्वार्टर सेकेंड, क्वार्टर थर्ड और क्वार्टर फोर्थ 95, 105, 98 और 2022-23 में क्वार्टर फर्स्ट में 100 और क्वार्टर सेकेंड में 100। या ये 2023-24 के क्वार्टर सेकेंड में 105, इसमें भी पॉजिटिव 5% की वृद्धि और 2023-24 के क्वार्टर थर्ड में 98 और 2022-23 के क्वार्टर थर्ड में 100, मतलब 98 -2% लेस, तो निगेटिव। देखिए कॉन्ट्रैक्शन। रिसेशन यदि ग्रोथ रेट लगातार कम से कम 2 तिमाहियों के लिए निगेटिव रहती है तो इसे रिसेशन मंदी कहते हैं। यदि ग्रोथ रेट लगातार कम से कम 2 तिमाहियों के लिए निगेटिव रहती है तो इसे रिसेशन मंदी कहते हैं। डिप्रेशन बराबर रिसेशन प्लस डिफ्लेशन। डिप्रेशन बराबर रिसेशन प्लस डिफ्लेशन। डिफ्लेशन मतलब अपस्फीति, वस्तुओं की कीमतों का गिरना। डिफ्लेशन में क्या होता है, वस्तुओं की कीमतों का गिरता है। मेल्टडाउन मतलब हैवी डिक्लाइन इन स्टॉक मार्केट। शेयर बाजार में भारी गिरावट को क्या बोलते हैं, मेल्टडाउन। एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो जीडीपी भी बढ़ेगा और एग्रीगेट डिमांड घटेगा तो जीडीपी भी घटेगा। एडी बराबर जीडीपी रहेगा तब, मतलब जीडीपी में ए माइनस बी वो कांस्टेंट होगा। कॉन्ट्रैक्शन। स्टिमुलस यह मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों का एक मिश्रण है जो स्लो डाउन, मंदी आदि समस्याओं के समाधान के लिए लाया जाता है। स्टिमुलस यह मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों का एक मिश्रण है जो स्लो डाउन, मंदी आदि समस्याओं के समाधान के लिए लाया जाता है। इसे एक रेखाचित्र द्वारा दिया जा सकता है। स्टिमुलस को 2 पार्ट में बांट देंगे। स्टिमुलस मॉनेटरी स्टिमुलस और फिस्कल स्टिमुलस। मॉनेटरी स्टिमुलस मतलब मौद्रिक स्टिमुलस। मौद्रिक स्टिमुलस में हम क्या करेंगे, ब्याज दर में कमी करेंगे, तरलता में वृद्धि करेंगे। तरलता में वृद्धि करने के लिए हम क्या करेंगे, केंद्रीय बैंक बॉन्ड खरीदता है और सेंट्रल बैंक परचेज बॉन्ड, मतलब केंद्रीय बैंक खरीदता है। जब केंद्रीय बैंक बॉन्ड खरीदेगा तो पैसा देगा तो मार्केट में तरलता आएगी, लिक्विडिटी आएगी। फिस्कल स्टिमुलस मतलब राजकोषीय स्टिमुलस। फिस्कल स्टिमुलस मतलब राजकोषीय स्टिमुलस, जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, सरकारी खर्च बढ़ाएगी और टैक्स कर, विशेष रूप से आयकर डायरेक्ट टैक्स में छूट या कम करेंगे और इन्वेस्टमेंट सब्सिडी को बढ़ाएगी। फिस्कल स्टिमुलस में यहाँ नोट पॉइंट, यह कहा जाता है कि मंदी में मौद्रिक स्टिमुलस की तुलना में राजकोषीय स्टिमुलस अधिक प्रभावी है। यानी मंदी जब रहे तो फिस्कल स्टिमुलस का इस्तेमाल करना चाहिए। जीएफसीएफ मतलब ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। जीएफसीएफ ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, सकल स्थिर पूंजी निर्माण। इसमें निम्न का समावेश किया जाता है। फर्स्ट, dwellings and other buildings and structures. अदर बिल्डिंग्स मतलब कॉमर्शियल बिल्डिंग्स, रहने के घर, अन्य भवन और संरचनाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, नेशनल हाईवे, पावर प्लांट etc। दूसरा हो गया मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स, मशीन एंड उपकरण। तीसरा कल्टिवेटेड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, जैसे कि लाइव स्टॉक, पशुधन etc। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोडक्ट्स, जैसे सॉफ्टवेयर etc। 5 में डिफेंस वेपन सिस्टम, सुरक्षा हथियार प्रणाली, जैसे टैंक्स, फाइटर प्लेन्स etc। जीएफसीएफ के गुण उनमें उत्पादकता को बढ़ाते हैं तथा उत्पादकता में सहायता करते हैं, सपोर्ट करते हैं।
GFCF के गुण, इनमें स्थिरता का गुण होता है, बार बार बदलना नहीं पड़ता है और इनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है। नोट पॉइंट। भारत में कुल GFCF में सर्वाधिक योगदान रहने के घरों का है। सेकेंड, मशीन एंड इक्विपमेंट्स। किसी राष्ट्र में जितना अधिक GFCF होगा उतना ही उस राष्ट्र में GDP की संभाव्यता, पोटेंशियल होगी। पोटेंशियल ऑफ GDP बढ़ेगा तो ओवर इफिशियंसी लाता है। आयकर इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, विद्यमान पूंजी निर्गत अनुपात। आयकर यह पूंजी की उत्पादकता को बढ़ाता है। इसे निम्न प्रकार अभिव्यक्त किया जाता है, जैसे डेल्टा C बटा डेल्टा वाई। डेल्टा C मतलब चेंज इन कैपिटल, पूंजी में परिवर्तन। डेल्टा वाई मतलब चेंज इन जीडीपी में परिवर्तन। तो आयकर बराबर डेल्टा C बटा डेल्टा वाई। जैसे डेल्टा C 16 और डेल्टा वाई 4। तो 4 मशीन से 1 की उत्पादकता। इस प्रकार अनुपात आयकर और पूंजी की उत्पादकता में विपरीत संबंध होता है। इस प्रकार आयकर और पूंजी की उत्पादकता में विपरीत संबंध होता है। आयकर बढ़ेगा तो कैपिटल प्रोडक्टिविटी भी घटेगा और आयकर घटेगा तो कैपिटल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। रोल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, बचत और निवेश की भूमिका। सेविंग, जब हम सेविंग करेंगे तो इन्वेस्टमेंट जी करेंगे। सेविंग बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगा और कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगा तो प्रोडक्टिविटी होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो फिर इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो फिर सेविंग बढ़ेगा, सेविंग बढ़ेगा तो फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगा, कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो फिर इनकम बढ़ेगा, फिर इनकम बढ़ेगा तो फिर सेविंग बढ़ेगा। मतलब ये चक्र हमेशा चलता रहेगा। आगत इनपुट, निर्गत आउटपुट। क्या यह कहा जा सकता है कि बचत की दर एक देश की ग्रोथ रेट या ग्रोथ के निर्णायक रूप से निर्धारित करती है? ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, समृद्धि बनाम विकास। समृद्धि मतलब ग्रोथ मात्रात्मक होती है और उत्पादन अथवा आय में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। विकास, डेवलपमेंट गुणात्मक होता है और जीवन की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। जीवन की एक अच्छी गुणवत्ता में आय का ग्रोथ महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन कुछ अन्य बातों की भी आवश्यकता होती है, जैसा कि अच्छा स्वास्थ्य, ज्ञान आदि। विकास में आय ग्रोथ, ज्ञान, अच्छा स्वास्थ्य आदि उन सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है जो जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देते हैं। डेवलपमेंट के अंदर इनकम, आय, जीवन स्तर, हेल्थ, स्वास्थ्य, नॉलेज, ज्ञान इत्यादि को रखा जाता है। डेवलपमेंट बराबर क्वालिटी ऑफ लाइफ, विकास बराबर जीवन की गुणवत्ता। HDI बराबर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। विच इंस्टीट्यूट्स प्रिपेयर्स, कौन सी संस्था इसे तैयार करती है? HDI UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 1990 से ही बनाती है। HDI के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले आयाम और सूचक, डायमेंशन एंड इंडिकेटर्स टू बी यूज्ड इन HDI कंस्ट्रक्शंस। आयाम मतलब डायमेंशन और सूचक मतलब इंडिकेटर्स। आयाम में अगले 3 आयाम है। दृढ़ और स्वस्थ जीवन, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। दूसरा ज्ञान, तीसरा जीवन स्तर, लिविंग स्टैंडर्ड। और दृढ़ और स्वस्थ जीवन के इंडिकेटर हो गए जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ज्ञान के सूचक हो गए स्कूल के प्रत्याशित वर्ष, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, और स्कूल के वर्षों का माध्य, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। जीवन स्तर, लिविंग स्टैंडर्ड, रियल पर कैपिटा, GNI, ग्रॉस नेशनल इनकम, GNP एट फैक्टर कॉस्ट या GNI।
जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बराबर जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम अर्न अब्रॉड, ये मैंने इसमें जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट द फैक्टर को प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को आई बोल दै छै तो जीएनआई और जीएनपी फैक्टर कॉस्ट बराबर जीएनआई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट धारणीय विकास या संपोषणीय या विकास या सतत विकास। ब्रंटलैंड आयोग 1983 में कंस्टिट्यूट हुआ था। आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट 1987 डिफिनेशन संसाधनों के इस्तेमाल में अंतरपीढ़ी समता धारणीय विकास है। इंटरजेनरेशनल इक्विटी इन रिसोर्सेज यूज इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। प्रेजेंट जनरेशन वर्तमान पीढ़ी बराबर फ्यूचर जनरेशन भावी पीढ़ी। रिसोर्स यूज संसाधनों का इस्तेमाल। ग्रीन जीडीपी बराबर मॉनेटरी वैल्यू ऑफ जीडीपी का मौद्रिक मूल्य में से पर्यावरण को पहुंची क्षति का अनुमानित मूल्य घटा देंगे तो जीडीपी का उत्पादित करने के दोनों ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ जीडीपी तो ग्रीन जीडीपी निकलेगा। जीएनएच 2013 पेपर में पूछना। जीएनएच ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस भूटान के नरेश के द्वारा दिया गया। इसमें निम्न का समावेश किया जाता है। एक में धारणीय विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दूसरा पर्यावरण का संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, तीसरा प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल वैल्यूज मतलब सांस्कृतिक मूल्यों का रखरखाव, चौथा गवर्नेंस संशासन। इन्वायरमेंटल कॉर्डिनेट्स कर्व पर्यावरणीय कोऑर्डिनेट्स व आर्थिक विकास एंड प्रदूषण के स्तर के मध्य संबंध प्रदर्शित करता है। कोऑर्डिनेट का उल्टा यू आकार। पॉल्यूशन पीसीआई प्रति व्यक्ति आय। इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस उल्टे यू की परिकल्पना। इन्वायरमेंट कोऑर्डिनेट कर्व। इंटरजेनरेशनल इक्विटी रिसोर्स यूज अंतरपीढ़ी क्षमता मतलब प्रेजेंट जनरेशन फ्यूचर जनरेशन रिसोर्स यूज संसाधन। कार्बन टैक्स मतलब कार्बन कर। एक कर जो कार्बन टैक्स जो CO2 के अधिक उत्सर्जन करने वाली वस्तुओं के उत्पादन या उपभोग पर लगाया जाता है। कार्बन कर मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन पर लगाया जाता है जैसे कि कोयला, पेट्रोल, डीजल इत्यादि। इंडिया हैविंग कार्बन टैक्स। इज इंडिया हैविंग कार्बन टैक्स? क्या भारत में कार्बन कर है? तो नहीं, भारत में स्पष्ट रूप से कोई कार्बन कर नहीं है, लेकिन निम्न कर निहित छुपा हुआ कार्बन कर की तरह ही कार्य करते हैं, जैसे में पेट्रोल, डीजल आदि पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दूसरा पेट्रोल, डीजल आदि पर राज्य बिक्री कर या वैट। कार्बन क्रेडिट पर्यावरण से 1 टन CO2 को अवशोषित करने के प्रयासों को कार्बन क्रेडिट कहते हैं। कार्बन क्रेडिट का व्यापार किया जा सकता है। नेट जीरो कार्बन बराबर CO2 का कुल उत्सर्जन माइनस CO2 का कुल अवशोषण बराबर 0 आना चाहिए। नेट जीरो का लक्ष्य भारत का लक्ष्य है टारगेट 2070 और वर्ल्ड का 2050 और इंडियन रेलवे का 2030। कार्बन बॉर्डर टैक्स proposed by the European Union for controlling carbon leakage. The basic countries are opposing this tax. यूरोपियन संघ द्वारा कार्बन रिसाव को रोकने के लिए प्रस्तावित कर बेसिक राष्ट्र इसका विरोध कर रहे हैं। बेसिक राष्ट्र में ब्राज़ील, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड चाइना।
बेसिक कंट्रीज कार्बन, यूरोपियन यूनियन से कार्बन लीकेज होकर बेसिक कंट्रीज में जाता है और यहाँ से सीमेंट, फर्टिलाइजर, स्टील इत्यादि बना के यूरोपियन यूनियन में लगता है। यूरोपियन यूनियन कार्बन बॉर्डर टैक्स यहाँ पे ऐसे ठोक देगा। इंपोर्ट्स यूरोपियन यूनियन अपने आयातों पर लगाता है। कार्बन बॉर्डर टैक्स कहाँ लगे छे? इंपोर्ट्स पर यूरोपियन यूनियन अपने आयातों पर लगाता है। नोट पॉइंट, CBM कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, CBAM के अंतर्गत इस कर को यूरोपियन यूनियन द्वारा लाया जा रहा है। ग्रीन वाशिंग वह क्रिया जिसमें एक कंपनी इस बात का झूठा दावा करती है कि उसके उत्पाद पर्यावरण की दृष्टि से अच्छे हैं और सुरक्षित हैं। ग्रीन वाशिंग। सर्कुलर इकोनॉमी चक्रीय अर्थव्यवस्था, एक अर्थव्यवस्था जो निम्न अवधारणाओं पर आधारित होती है: रिसाइकलिंग, रिपेयर, रिफर्बिशमेंट और चौथा शेयरिंग ETC, ताकि संसाधनों का बेहतर उपभोग हो सके। लीनियर इकोनॉमी टेक मेक एंड डिस्पोज पर आधारित अर्थव्यवस्था लीनियर इकोनॉमी कहलाता है। मानव पूंजी निर्माण मानव संसाधनों के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण, कुशलता, स्किल्स आदि पर किया जाने वाला खर्च मानव पूंजी निर्माण कहलाता है। सोशल कैपिटल सामाजिक पूंजी, लोगों के मध्य अंतःक्रिया, जुड़ाव, एकता आदि सोशल कैपिटल हुआ। कई बार सामाजिक पूंजी व्यावसायिक संगठनों की उत्पादकता को बढ़ा देती है। आर्थिक विकास के गैर आर्थिक कारक, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास के गैर आर्थिक कारक में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन राजनीतिक संगठन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन सामाजिक संगठन इत्यादि। न्यू मेथड ऑफ GDP कैलकुलेशन, GDP की गणना की नई विधि इम्प्लीमेंटेड इन 2015 और बेस्ड ऑन सन 2008 सिस्टम ऑन नेशनल अकाउंट्स। फॉर्मूला सूत्र GDP निकालने के लिए फॉर्मूला रहे सिग्मा GVA एट बेसिक प्लस नेट टैक्स। GDP बराबर सिग्मा GVA एट बेसिक प्राइसेज प्लस नेट टैक्सेज ऑन प्रोडक्ट्स। GDP बराबर सिग्मा GVA एट बेसिक प्राइसेज प्लस नेट टैक्सेज ऑन प्रोडक्ट्स। नेट टैक्सेज इनडायरेक्ट टैक्सेज। एग्रीकल्चर GVA X, इंडस्ट्री GVA Y, सर्विस GVA Z बराबर सिग्मा GVA। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कुछ जैसे GDP ग्रोथ रेट संविधिया वृद्धि दर 2012-13 में 5.1%, 2013-14 में 6.9%, 2014-15 में 7.5%, 2015-16 8% और 2016-17 में 8.2%। तो इतना है ग्रोथ रेट यहाँ लगातार बढ़ती है। अब 2016 से 17 8.2% और 2017 से 18 में 7.2% और 2018 से 19 में 6.8% और 2019 से 20 में 3.7%। मतलब 2017 से लेकर 2020 तक में स्लो डाउन हो रहा है। 2020 से 2021 -6.6%, 2021 से 22 में 9.1%, 2022-23 में 7.2%। मतलब 2020-21 में रिसेशन मंदी आ गई, क्योंकि लगातार फर्स्ट क्वार्टर सेकेंड क्वार्टर में नेगेटिव। 2021-22 में 9.1% के अगले माइनस से के पॉजिटिव में इतना, मतलब बेस इफेक्ट के कारण बढ़ा है। V शेप रिकवरी
बेस इफेक्ट की वजह से अधिक नजर आ रहे हैं। इंडिया की रिकवरी वी शेप, डब्ल्यू शेप रिकवरी। डब्ल्यू शेप रिकवरी मतलब डबल डीप रिसेशन। जेड शेप्ड रिकवरी मतलब एज पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जेड शेप्ड रिकवरी मतलब जीडीपी और इधर टाइम दे लें तो यहाँ हो गया जेड शेप रिकवरी मतलब यह नॉर्मल ट्रेंड लाइन है और ये पेंट अप डिमांड कार्य से संबंध। टाइम डिस्क्रिशनरी कंज्यूम्स विवेकाधीन उपयोग। जेड शिफ्ट रिकवरी में विवेकाधीन उपभोग को पेंट अप डिमांड कहते हैं। नाइक स्विस रिकवरी में जीडीपी और टाइम। नाइक स्विस रिकवरी ट्रेंड लाइन। एल शेप्ड रिकवरी में जीडीपी और टाइम। एल शेप्ड रिकवरी डेंजरस होता है। के शेप्ड रिकवरी में सेक्टर ए या रिच पीपल और सेक्टर बी पुअर पीपल। ये के इनकम एंड प्रोडक्शन मतलब गरीब होते जाता है। के शेप्ड रिकवरी में गरीब होते जाते हैं और अमीर होते जाते हैं। ईयर्स ऑफ निगेटिव ग्रोथ रेट्स नकारात्मक समृद्धि वाले वर्ष। ईयर्स ऑफ निगेटिव ग्रोथ रेट्स में कौन कौन आए थे वाले वर्ष? 1957 1957 से 58, 1965 से 66 और 2020 से 21 ग्रोथ रेट निगेटिव है। फर्स्ट मतलब एडवांस्ड एस्टिमेट्स अग्रिम अनुमान। फर्स्ट प्रोविजनल एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट 2022-23 बाई एनएसओ। 2022-23 के लिए राष्ट्रीय आय और उत्पाद के अस्थायी अनुमान एनएसओ के द्वारा। एनएसओ मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। फर्स्ट जीडीपी 2011-12 पर प्राइस पर जीडीपी 2011-12 के प्राइस पर देखें और जीडीपी करेंट प्राइस पर। फिर ग्रोथ रेट 2011-12 के प्राइस पर, ग्रोथ रेट करेंट प्राइस पर, पीसीआई 2011-12 पर, पीसीआई करेंट प्राइस पर और स्थिर प्राइस पर। सेक्टोरल ग्रोथ रेट्स क्षेत्रानुसार वृद्धि में ए में एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग में 4%, माइनिंग एंड क्वारलिंग में 4.6%, खनन मैन्युफैक्चरिंग मतलब विनिर्माण में 1.3%, इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी में 9%, कंस्ट्रक्शन निर्माण में 10%, ट्रेड होटल ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन इत्यादि में 14% और फाइनेंशियल रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विस में 7.1%, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव डिफेंस अदर सर्विसेज में 7.2%। पी मतलब प्राइमरी सेक्टर, एस मतलब सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग। सेकेंडरी सेक्टर में माइनिंग, क्वारलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर सप्लाई अदर यूटिलिटी और कंस्ट्रक्शन। टर्शियरी सेक्टर में ट्रेड होटल ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन etc, फाइनेंशियल रियल एस्टेट प्रोफेशनल सर्विसेज etc, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस अदर सर्विसेज सब टर्शियरी सेक्टर। डिमांड साइड ऑफ जीडीपी का मांग पक्ष। उपभोग द्वारा जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किया जाता है। प्राइवेट 58.5% और गवर्नमेंट 9.9%, टोटल शेयर 68.4%। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 में सेविंग रेट चालू मूल्य पर और स्थिर मूल्य पर। हाउस होल्ड सेक्टर 22.2%, पारिवारिक क्षेत्र। प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर 10.0%, निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र। पब्लिक सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर में -4%, 28.2। जीडीपी का 28.2% बचत है। इन्वेस्टमेंट रेट 2020-21 में चालू मूल्य पर 27.3%,
और स्टेट पर कैपिटा एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। गोवा, सिक्किम, दिल्ली। फर्स्ट पे गोवा है, दूसरा पे सिक्किम, तीसरा पे दिल्ली, चौथा पे चंडीगढ़। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22 में इंडिया में फर्स्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी 67.2 ईयर्स और एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग 11.2 ईयर्स, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग 6.7 ईयर्स, HDI वैल्यू 0.633, रैंक 132, कैटेगरी मीडियम, ह्यूमन डेवलपमेंट मध्यम, मानव विकास। इको रैप रिपोर्ट ऑफ SBI, आयकर फॉर इंडिया 10.5, 2011 में 7.5, 3.5, पब्लिक फिनांस लोक वित्त प्रस्तावना। सरकार के वित्त को लोक वित्त या सार्वजनिक वित्त कहते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सरकारी प्राप्तियां, सरकारी खर्च, सरकारी घाटे आदि महत्वपूर्ण विषय होते हैं। गवर्नमेंट बजटिंग, सरकारी बजटिंग, गवर्नमेंट रिसिप्ट्स में सरकारी प्राप्तियां मतलब सरकारी आय। 2 टाइप्स, 2 प्रकार के होते हैं गवर्नमेंट रिसिप्ट्स में, रेवेन्यू रिसिप्ट्स राजस्व प्राप्ति और कैपिटल रिसिप्ट्स पूंजीगत प्राप्तियां। रेवेन्यू रिसिप्ट्स राजस्व प्राप्तियां में सरकारी आय या राजस्व मतलब रेवेन्यू, इनकम मतलब सरकारी आय या प्राप्ति जिसके लिए न तो सार्वजनिक देयताएं बढ़ानी पड़ती है और न ही सार्वजनिक संपत्तियों को कम करना पड़ता है, राजस्व प्राप्तियां कहलाता है, रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाता है। पब्लिक लायबिलिटीज, सार्वजनिक देयताएं बढ़ता है, और पब्लिक एसेट्स, सार्वजनिक संपत्तियां बढ़ती हैं। उधार पर राजकोष ट्रेजरी बोर्ड 15 लाख करोड़ उधार लिए और 18,000 करोड़ बेच दिए। रेवेन्यू रिसिप्ट्स कैन बी डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, राजस्व प्राप्तियां 2 भागों में विभाजित की जा सकती हैं। एक में टैक्स रेवेन्यू, कर राजस्व, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त आय। कर राजस्व को दिया जाने वाला एक तरफा अनिवार्य भुगतान होता है जिसके लिए राज्य को करदाता को कोई वस्तु या सेवा देने की आवश्यकता नहीं होती है। नॉन टैक्स रेवेन्यू, गैर कर राजस्व में फीस, शुल्क, फाइन्स, दंड, इंटरेस्ट, ब्याज, प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स, लाभ और लाभांश, और एक्सटर्नल ग्रांट्स ETC, बाह्य अनुदान आदि। प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स, लाभ और लाभांश को सरकार को सबसे ज़्यादा यहाँ से मिलता है नॉन टैक्स रेवेन्यू में, जिसमें RBI सबसे ज़्यादा। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेज, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेज में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में। प्रत्यक्ष कर ऐसे कर होते हैं जिनके भार को अन्य पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, और ये कर सामान्यतः आय, संपत्ति और संपत्तियों के लेन देन पर लगाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स में इनकम टैक्स, आयकर डायरेक्ट टैक्स है। आयकर पर्सनल इनकम टैक्स या केंद्र सरकार द्वारा लोगों की आय पर लगाया जाता है कृषिगत आय को छोड़कर। इसे PIT पर्सनल इनकम टैक्स भी कहते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स, निगम कर भी डायरेक्ट टैक्स है। यह केंद्र सरकार द्वारा कंपनियों के मुनाफों पर लगाया जाता है और इसे CIT भी कहते हैं, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स भी कहते हैं। कैपिटल गेन टैक्स पूंजीगत लाभ कर, ये भी डायरेक्ट टैक्स है और यह कर केंद्र सरकार द्वारा संपत्तियों के विक्रय सेल से होने वाली आय और लाभ पर लगाया जाता है, जैसे कि शेयर, घर आदि।
लैंड लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स, भूमि एवं भवन कर। ऐसे प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी कर। लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स नहीं है, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है, हाउस टैक्स। इम्पोज्ड बाय लोकल बॉडीज लाइक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन etc, नगर निगम आदि स्थानीय संस्था द्वारा लगाया जाता है। लंप सम, एक मुश्त राशि लिया जाता है। लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। और लंप सम, एक मुश्त। इम्पोज्ड ऑन एग्रीकल्चर होल्डिंग्स, कृषि जोतो खेतों पर लगाई छै लैंड रेवेन्यू। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स, the indirect taxes are these taxes whose burden can be transferred on others. These taxes are imposed on the sale or production of goods and services. The GST, customs duty, central excise on petroleum items, state excise on wine, state sales tax on petroleum items etc are some important examples. जीएसटी, कस्टम्स ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज, पेट्रोलियम आइटम्स उत्पाद शुल्क, स्टेट सेल्स टैक्स, पेट्रोलियम आइटम्स। लंप सम, एक मुश्त, फ्लैट अमाउंट। अप्रत्यक्ष करों, अप्रत्यक्ष करों की तुलना में प्रत्यक्ष कर क्यों अच्छे माने जाते हैं? टू रीजन्स, दो कारणों। प्रत्यक्ष करों को प्रगतिशील बनाया जा सकता है। प्रत्यक्ष करों को प्रगतिशील बनाया जा सकता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर स्वभाव से ही प्रतिगामी होते हैं। टैक्स रेट, यहाँ इधर टैक्स रेट, इधर इनकम। ये है प्रोग्रेसिव लाइन, प्रोग्रेसिव, ये प्रोपोर्शनल लाइन, ये रिग्रेसिव लाइन, और ये डीरिग्रेसिव। प्रत्यक्ष करों, प्रत्यक्ष करों में होने वाले परिवर्तन, प्रत्यक्ष करों में होने वाले परिवर्तन वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को प्रभावित नहीं करते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष करों में होने वाले परिवर्तन वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण लोगों को पसंदगी में परिवर्तन होते हैं और ये हो सकता है कि उनका कल्याण का स्तर कम हो। एरियाज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज, अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र। सीन गुड्स में अनइथिकल कंजप्शन, प्रोडक्शन, गैम्बलिंग, बीटिंग, लॉटरी। और डीमेरिट गुड्स में निगेटिव इम्पोर्ट ऑन अदर्स। लग्जरी गुड्स में इनका उपभोग आवश्यक नहीं। अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में आयातों से घरेलू उपयोग की रक्षा करना, आयातों से घरेलू उपभोग उपयोगी की रक्षा करना, संरक्षण, प्रोटेक्शन, टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम इम्पोर्ट। कस्टम्स ड्यूटी बढ़ा दिया जाता है, सीमा शुल्क बढ़ा दिया जाता है। लाफर कर वक्त कर की दरों और कर राजस्व के मध्य संबंध दिखाता है। लाफर वक्त 0 R1 टैक्स रेवेन्यू R1 R2 R3 और रेट्स के T1 T2 T3 T4 T5। अनुकूलतम ऑप्टिमम रेट। कर की दर में लगातार बढ़ोतरी राजस्व को लगातार नहीं बढ़ाती है। कर की दर में लगातार बढ़ोतरी राजस्व को लगातार नहीं बढ़ाती, एक बिंदु के बाद राजस्व कम होने लगता है। रीजन, कारण क्या है? कर की अत्यधिक ऊंची दरों पर लोग काम को बंद करके आराम को अधिक वरीयता देने लगते हैं। गुड्स, यूटिलिटी, आराम, लीजर। आराम मतलब लीजर, लीजर मतलब यूटिलिटी। गुड्स, सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स या रीएग्नोमिक्स। रिग्रेसिव, अधिक आय वाले लोग, कर की कम दर
और कम आय वाले लोग कर की ऊँची दर पेमेंट करे लगे छे। पूंजीगत प्राप्तियाँ में कैपिटल रिसिप्ट। पूंजीगत प्राप्ति है कैपिटल रिसिप्ट। पूंजीगत प्राप्तियों में सरकार को मिलने वाली वह आय जिसकी प्राप्ति के लिए या तो सार्वजनिक संपत्तियों को बिक्री या कम करना पड़े या सार्वजनिक देयताओं को बढ़ाना पड़े। एग्जाम्पल में डिसइन्वेस्टमेंट विनिवेश, पब्लिक इंटरप्राइजेज की इक्विटी को सेल करना, बेच देना। रिकवरी ऑफ लोन, ऋणों की वसूली। इससे हो गया कैपिटल रिसिप्ट्स। बैलेंस शीट इधर लायबिलिटीज इधर एसेट्स। लायबिलिटीज में लोन ले रखा है, डिपॉजिट दूसरों की, और एसेट में लोन दे रखा है, बैंक में डिपॉजिट। मार्केट बोरोइंग, बाजार से उधार। मार्केट बोरोइंग में बाजार से उधार में आंतरिक, इंटरनल और एक्सटर्नल बाहर। आंतरिक में आरबीआई से लेते हैं और एक्सटर्नल बाहर में सरकार लेते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अदर लायबिलिटीज अन्य देता, अल्प बचत जमाए या संग्रहण, स्मॉल सेविंग्स डिपॉजिट्स या कलेक्शन। अदर लायबिलिटीज अन्य देयताएं में प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट्स भविष्य निधि जमाएं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र किसान विकास का, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट डाकघर जमाएं, सुकन्या समृद्धि योजना जमाएं डिपॉजिट्स। नोट्स इन द एबव मेंशन्ड कैपिटल रिसिप्ट्स फर्स्ट एंड सेकेंड आर कॉल्ड एज एनडीसीआर। नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट, एनडीसीआर मतलब नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट। उपयुक्त वर्णित पूंजीगत प्राप्तियों में 1 और 2 को एनडीसीआर कहा जाता है। गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ 1 और 2 को, 1 और 2 में क्या हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट और दूसरा ऋणों की वसूली, इसको एनडीसीआर बोला जाता है। एनडीसीआर मतलब नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट। नोट पॉइंट दूसरा, आंतरिक उधारियों के लिए आरबीआई द्वारा 1 वर्ष से अधिक अवधि सरकारी बॉन्ड जारी किए जाते हैं। इन्हें दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां भी कहते हैं। 2023 में आरबीआई ने इशू किया है। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड 2028 में और सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड 2033 में। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स निम्न का अध्ययन कीजिए। स्टडी द फॉलोइंग: डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन, टैक्स रेवेन्यू, मार्केट बोरोइंग। उपयुक्त में से कौन एनडीसीआर है? तो 1 और 2 डिसइन्वेस्टमेंट और रिकवरी ऑफ लोन। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी खर्च। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सरकारी खर्च में 2 बार, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, राजस्व खर्च और पूंजीगत खर्च। राजस्व खर्च में ऐसा सार्वजनिक खर्च जो न तो सार्वजनिक संपत्तियों का निर्माण करता है और न ही सार्वजनिक देयताओं को कम करता है। इंटरेस्ट पेमेंट्स, एग्जाम्पल में राजस्व खर्च में इंटरेस्ट पेमेंट्स ब्याज भुगतान, सैलरी एंड पेंशन वेतन और पेंशन, सब्सिडी, ग्रांट्स, डेब्ट्स रिलीफ टू फार्मर्स किसानों को ऋण माफी आदि। कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत खर्च में सार्वजनिक खर्च जो या तो सार्वजनिक संपत्तियों का निर्माण करता है या सार्वजनिक देयताओं को कम करता है। कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। जीएफसीएफ मतलब फिक्स्ड आइटम्स एसेट्स। एग्जाम्पल्स क्रिएशन ऑफ पब्लिक एसेट्स लाइक डेवलपमेंट ऑफ न्यू एयरपोर्ट्स ईटीसी। सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण जैसे कि किसान, एयरपोर्ट का विकास आदि। दूसरा रीपेमेंट ऑफ लोन्स, ऋणों का पुनर्भुगतान, लोन्स टू स्टेट गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पीएसयू ईटीसी। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या
या एंटरप्राइजेज, विदेशी सरकारों या राज्य सरकारों, लोक उपक्रमों आदि को ऋण देना। न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक खर्च का नया वर्गीकरण, स्कीम एक्सपेंडिचर और नॉन स्कीम एक्सपेंडिचर। स्कीम एक्सपेंडिचर में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं में कोर ऑफ द कोर स्कीम्स और कोर स्कीम्स और ऑप्शनल स्कीम्स। कोर ऑफ द कोर स्कीम्स में 6 और कोर स्कीम्स में 20 और ऑप्शनल स्कीम 28 टोटल। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम केंद्र क्षेत्र योजनाएं में 722 एज पर यूनियन बजट 2023-24 के अनुसार। सेंट्रल रिस्पॉन्डेड स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में सजेस्टेड बाय सब ग्रुप ऑफ नीति आयोग, चेयरमैन मिस्टर शिवराज सिंह चौहान फॉर रिस्ट्रक्चर। नॉन स्कीम एक्सपेंडिचर, ऑल अदर एक्सपेंडिचर, बाकी अन्य सभी खर्च, इंटरेस्ट पेमेंट, सैलरी एंड पेंशन, डिफेंस एक्सपेंडिचर, ग्रांट्स इत्यादि, एक्सपेक्ट्स फ्यू कुछ इत्यादि। नोट पॉइंट, यह वर्गीकरण 2017-18 से कार्य कर रहा है। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्रभावी पूंजीगत खर्च। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर बराबर टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल ग्रांट्स टू स्टेट्स, पूंजीगत अनुदान। ग्रांट्स टू बी गिवन ऑन द कंडीशन ऑफ एसेट क्रिएशन, संपत्ति निर्माण की शर्त पर दिए जाने वाले अनुदान। कहीं कैपिटल ग्रांट्स टू स्टेट्स बोला है। पूंजीगत, प्रभावी पूंजीगत खर्च। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर बराबर टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल ग्रांट्स टू स्टेट्स। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट डिफिसिट, सरकारी घाटों के प्रकार। रेवेन्यू डिफिसिट, राजस्व घाटा। रेवेन्यू डिफिसिट बराबर टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट बराबर प्रभावी राजस्व घाटा बराबर राजस्व घाटा में से राज्यों को पूंजीगत अनुदान घटा देंगे तो प्रभावी राजस्व घाटा निकलेगा। फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। फिस्कल डेफिसिट बराबर टोटल एक्सपेंडिचर, कुल खर्च में से रेवेन्यू रिसिप्ट राजस्व प्राप्तियाँ घटा देंगे और एनडीसीआर जोड़ देंगे। एनडीसीआर में डिसइन्वेस्टमेंट और रिकवरी ऑफ लोन। कुल खर्च में रेवेन्यू प्लस कैपिटल। इस प्रकार राजकोषीय घाटे की गणना करते समय बाजार से उधार और अन्य देयताओं को सरकार की कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। टोटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू में 100 और कैपिटल में 100 और टोटल रिसिप्ट में रेवेन्यू कैपिटल रेवेन्यू में टैक्स 25 से, नॉन टैक्स 25 से और कैपिटल में डिसइन्वेस्टमेंट 25, रिकवरी ऑफ लोन 25 और मार्केट बोरोइंग 50 और अदर लाइबिलिटीज 50। तो फिस्कल डेफिसिट बराबर 200 में से 100, एफडी बराबर 100। ये टोटल गिले और ये 25, 25, 50 और 25 चलो टैक्स, नॉन टैक्स और डिसइन्वेस्टमेंट रिकवरी ऑफ लोन। नोट, द कॉन्सेप्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट वाज सजेस्टेड बाय सुखमय चक्रवर्ती कमेटी। राजकोषीय घाटे की अवधारणा का सुझाव सुखमय चक्रवर्ती समिति द्वारा दिया गया था। राजकोषीय घाटा सरकार की उधार आवश्यकताओं को दिखाता है। निम्न में से कौन सा घाटा सरकार की उधार आवश्यकताओं को दिखाता है? फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। तब बजट डेफिसिट, बजट घाटा बराबर टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स इंक्लूडिंग मार्केट बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज, कुल आय जिसमें मार्केट बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज भी शामिल है।
वर्तमान में सरकार शून्य बजट घाटे की नीति का अनुसरण कर रही है। बजट घाटा मौद्रिकृत घाटा भी कहलाता है। प्राइमरी डेफिसिट पीडी, प्राथमिक घाटा पीडी बराबर एफडी माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, नेट इंटरेस्ट पेमेंट घटा देंगे। राजकोषीय प्राइमरी डेफिसिट बराबर राजकोषीय घाटा माइनस निवल शुद्ध ब्याज भुगतान। रेवेन्यू डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट राजस्व घाटा आरडी बराबर राजस्व खर्च माइनस राजस्व प्राप्तियाँ। प्रभावी राजस्व घाटा बराबर राजस्व घाटा में से कैपिटल ग्रांट्स टू स्टेट। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा बराबर कुल खर्च में से कुल खर्च माइनस इंटू राजस्व प्राप्तियाँ प्लस एनडीसीआर। बजट एट अ ग्लैंस 2023-24 बजट का सार 2023 रेफरेंस बजट 2023-24 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से सर्च कीजिए। भारत में राजकोषीय घाटे की प्रवृत्तियाँ, ट्रेंड्स ऑफ फिस्कल डिफिसिट इन इंडिया 2011 वर्ष 5.9%, 2012-13 में 4.0%, 2013-14 में 4.5%, 2014-15 2015-16 में 3.9%, 2016-17 में 3.5%, 2017-18 3.5%, 2018-19 में 3.4%, 2019-20 में 4.6%, कोरोना में 2020-21 में 9.2%, 2021-22 में 6.7%, 2022-23 में 6.4%, 2023-24 में 5.9%। बी मतलब बजट एस्टिमेट्स, आर मतलब रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। FRBM एक्ट फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन में पास्ट पारित 2003 में और इम्प्लीमेंटेड लागू जुलाई 2004 में और बेस्ड ऑन आधारित ग्राम रूडमैन हॉलिंग्स एक्ट 1985 से। टारगेट से लक्ष्य 2008-9 के अंत तक राजस्व घाटा समाप्त करना। दूसरा 2008-9 के अंत तक राजस्व घाटे को जीडीपी के 3% तक लाना। उपरोक्त लक्ष्य अमेरिकन मंदी और भारतीय अर्थशास्त्र पर बड़े नकारात्मक प्रभाव के कारण प्राप्त नहीं हो पाए। न्यू फिस्कल टारगेट्स, नए राजकोषीय लक्ष्य में डेफिसिट राजकोषीय घाटा और डेब्ट जीडीपी रेशियो ऋण जीडीपी अनुपात। राजकोषीय घाटा में 4.5% ऑफ जीडीपी 2025-26 सेंटर और डेब्ट जीडीपी रेशियो ऋण जीडीपी अनुपात में 60% 2024-25 तक। जनरल गवर्नमेंट सेंटर प्लस स्टेट। फिस्कल मॉनिटर एंड रिपोर्ट बाय IMF, फिनांस कमेटी, वित्त आयोग। केंद्र और राज्य के मध्य राजकोषीय क्षमता में पाए जाने वाले लंबवत और क्षैतिज असंतुलन को दूर करने के बारे में सुझाव देना। लंबवत असंतुलन का अर्थ केंद्र की राजकोषीय शक्ति राज्यों की तुलना में अधिक है। सेंटर इज ग्रेटर देन स्टेट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल का संवैधानिक प्रावधान है। मीनिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस, क्षैतिज असंतुलन का अर्थ डिफरेंस एमंग स्टेट्स रिगार्डिंग फिस्कल कैपेसिटी। राज्यों के मध्य पारस्परिक अंतर राजकोषीय क्षमता के संदर्भ में रीजन। डिफरेंसेज इन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के स्तर में अंतर। 300 लाख करोड़, नॉमिनल 10.5%, 73 लाख करोड़। कर राजस्व, टैक्स रेवेन्यू, GSDP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट।